सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज में आपको बताने जा रही हूं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की नाम वाली पहली लिस्ट आने वाली। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्र ये दावा कर रहे हैं बीजेपी दोपहर बाद कभी भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की पहली सूची जारी कर सकती है। खबर है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लिस्ट को सार्वजनिक कर सकती है। पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जैसे बड़े दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से ही दोबारा चुनाव मैदान में होंगे। स्मृति ईरानी को फिर से अमेठी से चुनाव मैदान में उतारने की पार्टी की तैयारी है। और ये जो ऐलान है करीब 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का, ये दोपहर बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की तरफ से किए जाने की तैयारी है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, ये तय माना जाए आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी 100 उम्मीदवारों के नाम को लेकर बाकायदा ऐलान करने जा रही है? जी बिल्कुल, आज दोपहर बाद कभी भी भारतीय जनता पार्टी पहली सूची अपनी रिलीज कर सकती है। तैयारी पूरी है, कुछ समराइज किया जा रहा है, लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है वो करीब 100 से 125 लोगों की जो पहली सूची है वो जारी कर दिया है। जैसे आपने रोमाना पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची होगी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, स्मृति ईरानी जैसे दिग्गज, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं का नाम आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है कि कुछ सीनियर लीडर्स इससे पहले नीरज पांडे, हमने अभी जो हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में एक रणनीति बीजेपी की तरफ से देखी थी कि जो कमजोर सीटें हैं जहां बीजेपी पिछले चुनाव में हारी थी, उन सीटों पर पार्टी की तरफ से पहले उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया गया था। तो क्या इस बार ये 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो आज होने जा रहा है, इसमें दिग्गज के साथ साथ कुछ कमजोर सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है क्या? बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह नया प्रयोग किया था पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में और उनमें उनकी सफलता में मिली। 3 हिंदी हार्टलैंड के जो स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें सीधा उनको फायदा मिला था और बड़ी संख्या में सीटें, वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती जो पिछले कुछ चुनावों में लगातार भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद में संबोधन उनका शुरू हो गया है। सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों। आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। हर वर्ष भारत में करीब करीब 360 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय देश में 225 लाख मैट्रिक टन यूरिया का ही उत्पादन होता था। इस बड़े गैप को भरने के लिए भारत में बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि देश को
यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाएंगे। हमारी सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। तालचेर फर्टिलाइजर प्लांट भी अगले 1-1.5 साल में शुरू होने जा रहा है। और मुझे पक्का भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है कि उसके उद्घाटन के लिए भी मैं जरूर पहुंचूंगा। इन 5 प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। साथियों, आज का दिन झारखंड में रेल क्रांति का एक नया अध्याय भी लिख रहा है। नई रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी में वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है। इसके अलावा हमारे किसान भाई बहनों को चाहे फसल की बात हो, हमारे खदानों में कोयले की बात हो, हमारे कारखानों में सीमेंट जैसे उत्पाद हो, ये पूर्वी भारत से देश के हर कोने में भेजने में बड़ी सहूलियत भी होने वाली है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड की रीजनल कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, यहां के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने जनजातीय समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। साथियों, हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए
अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा और विकसित भारत के लिए झारखंड को भी विकसित बनाना उतना ही जरूरी है। केंद्र सरकार इस दिशा में हर तरह से झारखंड को सहयोग कर रही है। मुझे विश्वास है कि भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती विकसित भारत के संकल्पों की ऊर्जा शक्ति बनेगी। साथियों, यहां मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में रख करके आपका धन्यवाद करके अब जाऊंगा। धन्यवाद। तो वहां मैदान भी जरा खुला होगा, माहौल भी बड़ा गर्मा गर्म होगा, सपने भी मजबूत होंगे, संकल्प भी तगड़े होंगे। और इसलिए मैं जल्द से जल्द आधे घंटे के भीतर धनबाद जाकर के वहां से झारखंड को और देश को अनेक और बातें भी बताऊंगा। एक बार फिर आज की सभी योजना के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इसी को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। अभी की बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है और सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यह मुलाकात हुई है। 6 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार में। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से, कब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में हो सकता है? संजय। रोमाना, जिस तरह से आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात हुई है, उसके बाद ये जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनका ये दावा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में आरएलडी के 1 से 2 मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया सकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मंत्रियों को, कुछ विधायकों को मंत्री बनाया सकता है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार, जैसा कि एबीपी न्यूज ने पहले भी खबर दी थी कि 10 तारीख से पहले होगा। आज की मुलाकात से ये एक नाम जो मुझे यहाँ पर आपका नहीं लेना खटका है, वो दारा सिंह चौहान का नाम है। ओम प्रकाश राजभर का नाम आपने लिया, आरएलडी के कोटे से आप कह रहे हैं, मतलब जयंत चौधरी की पार्टी के कोटे से आप कह रहे हैं, जिसके 9 विधायक हैं, 1 से 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान इंतजार में तो वो भी हैं। देखिए रोमाना, मैंने कहा ना, 2 कैबिनेट मंत्री, एक आरएलडी कोटे का हो सकता है और एक ओम प्रकाश राजभर का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। जो 3 राज्य मंत्री बनेंगे उनमें से एक नाम दारा सिंह चौहान का हो सकता है, ऐसा हमारे सोर्सेज का दावा है। अभी खुल करके बहुत सारी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो आज की मुलाकात है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो बेहद अहम है और उन सरगर्मियों को बहुत तेजी देती है जो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए लगातार चल रही थी। बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। सवाल आपके सामने ले आते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं, इसी से जुड़ा सवाल। मंत्रिमंडल विस्तार की बारी, सहयोगियों की लगेगी लॉटरी। 80 में से 80 स्ट्राइक रेट हासिल करने के लिए सहयोगियों को खुश करने का वक्त आ गया। देखिए, चुनाव से पहले आमतौर पर इस तरह के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद होती है। जो 2 नाम अभी आपने अपनी भूमिका में लिए, दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, इनके बारे में मुद्दतों से चर्चा चल रही है कि ये योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये एक तरह से इनके बारे में मजाक भी चल रहा है कि ये परमानेंट मिनिस्टर इन वेटिंग है। बहुत दिनों से ये खुद भी जगह जगह जाके दावा करते हैं कि अब देखिए अगली बार होगा,
अगले महीने हमारा होने वाला है, अगले महीने हमारा होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाता है। जो घोसी चुनाव हुआ था, घोसी चुनाव जिताने की जिम्मेदारी तकरीबन अनौपचारिक रूप से ओम प्रकाश राजभर ने ली थी और वहां पे जमे भी रहे, खूब उन्होंने प्रचार भी किया, लेकिन संयोग से मायावती का जो वोट था वो भाजपा की तरफ जाने की बजाय वो गठबंधन की तरफ चला गया। घोसी चुनाव में भाजपा हार गई, उससे थोड़ी सी भाजपा की किरकिरी भी हुई, तो उसकी वजह से उनका और भी ज्यादा महत्व कम हो गया और उनको और भी नहीं लिया गया। लेकिन अब शायद चूंकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और बहुत लंबे अरसे से कई बार इनकी अमित शाह से मुलाकात भी इन लोगों की हो चुकी थी, तो इन लोगों को हो सकता है ले लिया जाए, ज्यादा संभावना ऐसी की है। और जो नए बावजूद दारा सिंह चौहान को एमएलसी बनाया गया बीजेपी की तरफ से, और ऐसे में अब मंत्री पद से नवाजने की समय घड़ी आ गई है। अक्कू जी? नहीं, बिल्कुल आ गई है। देखिए, असल में अभी भी वहाँ पर उत्तर प्रदेश में 7 और मंत्री बन सकते हैं, 53 है, 60 हो सकते हैं, 1-2 छोड़ा जाएगा और उसमें दारा सिंह चौहान को बनाए जाने की ज़्यादा संभावना और ओपी राजभर की भी है। ओपी राजभर को आज की तारीख में इग्नोर करना बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा और वैसे भी बीजेपी के वो इस समय हनुमान बन करके घूम रहे हैं जगह जगह। उस पर अभी जब राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी, राजा भैया को लाने की उनकी भूमिका थी, तो इस लिहाज से वो उनको आना है लगभग पक्का। अब लगभग ही इसलिए कह सकते हैं क्योंकि करने वाले और कराने वाले हम लोग नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। आरएलडी को भी रिटर्न गिफ्ट मिलने की तैयारी। देखिए रोमाना जी, बिल्कुल 2 चीजें बिल्कुल निश्चित है। पिछले बार 2019 में राजभर के चलते, मैं नहीं कहता कि एग्जैक्टली राजभर के नाते, पूर्वांचल की 7 सीटों पर बीजेपी हार गई थी और राजभर से मेरी बातचीत हो रही थी एक वहाँ पे, तो राजभर ने कहा, मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ेगा आपके आने से, तो राजभर ने कहा कि जो 7 सीटें मैंने बीजेपी को हरवाई थी वो 7 सीटें जोड़ लीजिए तो बीजेपी 70 हो जाती है। और मैंने कहा बाकी सीटें 10 सीटें, उन्होंने कहा चूँकि अखिलेश और मायावती उस समय थे, अब अलग हैं, तो 10 और जोड़ लीजिए। तो ये पक्का है कि राजभर को निश्चित रूप से इसमें शामिल किया जाएगा उनकी पार्टी को। दूसरी बात है कि पूर्वांचल भी ठीक हो जाएगा बीजेपी का और पश्चिमांचल जिसको कहते हैं कि ये जो आरएलडी का गढ़ है, तो हालांकि आरएलडी पश्चिम में बीजेपी की उतनी स्थिति नहीं रही, लेकिन अब जो आ गए हैं ये, तो बीजेपी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई गुंजाइश न रहे किसी तरह की। तो आप देखिए पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों साथ रहे हैं आरएलडी ये इनके चलते। बाकी रही दारा सिंह की बात, तो वो हो सकता है अपने दम पर 80 में से 80 बीजेपी नहीं ला सकती है, इस बात का एहसास बीजेपी को है और इसी वजह से ये जो छोटे छोटे जातियों वाले दल हैं उनके साथ बीजेपी का ये गठजोड़, ताकि वो स्ट्राइक रेट 100% उत्तर प्रदेश में हासिल हो। मुझे लगता है रोमाना जी कि ये जो दमखम वाली बात तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन ये है कि एक सूझबूझ का प्रदर्शन है। हाँ। और उस सूझबूझ में तालमेल होना भी बहुत आवश्यक होता है। ये जो अभी आप कह रही हैं ये प्रस्तावित काफ़ी दिनों से था, लेकिन अब चुनाव है और सिर्फ लोकसभा का चुनाव नहीं, मुझे लगता है वहाँ विधान परिषद का भी चुनाव होना है और ऐसी परिस्थिति में छोटे दलों के बड़े नेताओं को अपने साथ लाकर ये एक मैसेजिंग होता है कि देखिए हमारा जो हमारा हेगेमोनी है या जो हमारा दबाव है या जो हमारा वर्चस्व है वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को हमेशा सीरियसली लेती है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, अब तो लोकसभा का चुनाव है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसा रामलखन जी ने कहा कि पूर्व में, पश्चिम में, मध्य क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि दो मंत्री बीजेपी के कोटे से भी शायद बनाए जा सकते हैं। तो ये सूचना है और ये मेरे ख्याल से इसी तरीके से आप एम्पावर भी करते हैं, इसी तरीके से आप समरसता का अपना परिचय भी देते हैं और बीजेपी चुनावों से पहले ये पूरी कोशिश करेगी कि इस प्रकार कोई भी किसी के पास कोई डिसेंट ना हो, जो भी दल हैं वो संयुक्त रूप से आए, मन से आए, ताकि जो ये कवायद है 80 सीटों की जैसा आपने कहा, उसको उस यज्ञ की प्राप्ति और वो जो यज्ञ है वो सही से संभव हो सके। डिसेंट की जो बात आपने कही है, वो डिसेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। वो डिसेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसान, जाट, वोटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहां के लिए नजर आ रहा था और ऐसे में आरएलडी को भी अब जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देने की खबर सामने आ रही है, योगी कैबिनेट का विस्तार, और सवाल यही कि 80 सीटों की बिसात, 80 सीटों की बिसात पर जहां एक चुनौती किसान आंदोलन की तरफ से खड़ी हो सकती थी, ऐसे में जयंत चौधरी को अपने पाले में ले आना वो नाराजगी कम करने वाला एक कदम। देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, अगर पिछले किसान आंदोलन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शायद आप भी उसकी बात नहीं कर रही हैं, ये जो किसान आंदोलन है इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शुरू से ही शामिल नहीं है। ठीक है। उनका जो नेतृत्व जिनके हाथ में है, भारतीय किसान यूनियन, टिकैत बंधु वगैरह,
वो सब उसमें शामिल नहीं है। वो विचार करते रहते हैं, इस तरह के लेकिन वो बयान अपनी देते रहते हैं। सॉलिडारिटी इनके साथ दिखाते रहते हैं। वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन सॉलिडारिटी से केवल काम नहीं चलता है दिखाने से। अगर वहां के किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करते हैं ना, तब कुछ बात बनती, लेकिन ये नहीं हुआ। तो एक तरह से देखा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए काफी सुरक्षित बना लिया है। वहां पे देखिए, आप प्रमोद कृष्णम है, वो एक कांग्रेस के आधार स्तंभ हुआ करते थे संभल वाले इलाके में, तो आरएलडी को अपने साथ लाकर जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल है, वो राष्ट्रीय लोकदल भी इनके साथ आ गया है। तो मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी सुरक्षित हो गया है। पहले भी भाजपा सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वोट पड़ते हैं, सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही नतीजा खुलता है, वो सब भाजपा वहां से जीतना शुरू करती है और पूरे उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार जीतती चली जाती है। ये हम लोग लगातार 2014 से तो ये कुनबा जो बढ़ाने का सिलसिला है, फिर से होने वाला है। तो सर मतलब ये जो कुनबा बढ़ाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो विरोधी हैं, जो विपक्षी हैं, उनकी एकजुटता की हवा निकालने के लिए। बंगाल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के खेमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। कांथी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे शिशिर अधिकारी। आप सोच रहे होंगे शिशिर अधिकारी मतलब शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी। बढ़ती उम्र के कारण शिशिर अधिकारी ने यह फैसला लिया है कि वो कांथी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। अभी तक शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से सांसद रहे हैं। लगातार 3 बार शिशिर अधिकारी ये कांथी लोकसभा सीट इस पर जीतते आए हैं। इस बार बढ़ती उम्र के कारण यह फैसला लिया है कांथी से शिशिर अधिकारी कभी हारे नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञ लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञ, शिशिर अधिकारी इस सीट पर दावा छोड़ रहे हैं या पूरा का पूरा अधिकारी परिवार, या फिर यह तय पाया गया है कि शिशिर अधिकारी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे और परिवार का ही कोई शख्स बीजेपी के टिकट पर यहां मैदान में होगा? बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। दरअसल शिशिर अधिकारी के 4 पुत्र हैं और उनमें से एक है शुभेंदु अधिकारी जो कि दोनों शुभेंदु अधिकारी सांसद है और शिशिर अधिकारी सांसद है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी विधायक है नंदीग्राम से, जिन्होंने ममता बनर्जी को हराकर नंदीग्राम की सीट से इतिहास रचा था। लेकिन अब क्योंकि शिशिर अधिकारी की, जिन्हें शिशिर बाबू के नाम से जाना जाता है और बंगाल में उनका सम्मान भी पूरी तरह है, खासतौर से मिदनापुर की काफी लोकसभा सीट पर, जहां पर उन्होंने लगातार 3 बार तो जीत हासिल की ही है, लेकिन उससे पहले भी पहला परिषद हो या फिर पहला वहां पर विधानसभा हो, हर तरह की जीत तृणमूल कांग्रेस के खेमे में जिताने और लाने का श्रेय इन्हीं को रहा है। हालांकि इस बार बढ़ती उम्र के कारण करीब 35-81 साल से अधिक की उनकी उम्र है, जिसकी वजह से वो इस बार नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। शारीरिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये सीट हर संभव तरीके से अधिकारी परिवार के पास ही रहने की संभावना है। बड़ी खबर बता देते हैं, बंगाल से ये मन हो गया। रुकिएगा, इस खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। बंगाल की जो बशीरहाट सीट है उस पर प्रत्याशी के ऐलान को लेकर बीजेपी खेमे से बड़ी खबर आ रही है। बशीरहाट सीट पर बीजेपी नया चेहरा उतार सकती है। आंदोलन करने वाली किसी कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। आंदोलन करने वाला मतलब ये जो बसीरहाट लोकसभा सीट है ना, जहां से फिलहाल टीएमसी की सांसद नुसरत जहां है, टीएमसी का गढ़ इस बसीरहाट इलाके को माना जाता है। जितनी विधानसभाएं आती हैं सब में टीएमसी के ही उम्मीदवार जीते हैं और इन्हीं में से एक विधानसभा सीट जो है, जो बसीरहाट लोकसभा में पड़ती है, वो है संदेशखाली। और संदेशखाली को लेकर ही इस वक्त बिहार की सियासत गर्म है। ऐसे में संदेशखाली में आंदोलन करने वाला बीजेपी का कोई चेहरा, उसको पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। मतलब बसीरहाट लोकसभा सीट पर कम से कम संदेशखाली का सियासी संदेश बुनाया जा सके, इसी की तैयारी में बीजेपी मन हो गया। बिल्कुल, देखिए संदेशखाली के आंदोलन में कई नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। उसमें शुभेंदु अधिकारी है, कृष्णेंदु मुखर्जी है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, खासतौर से महिला कार्यकर्ता, जिन्होंने इस आंदोलन को इस राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से संभव कर दिया है। और ममता सरकार को बैकफुट से लाया गया है बार बार। ये भी माना जा रहा है कि सिंदूर नंदीग्राम के बाद संदेशखाली सबसे बड़ा संग्राम है, जिसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर या जमीन पर कब्जे से लेकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुद स्थानीय जनता खड़ी हो गई है। जब स्थानीय जनता इसका विरोध कर रही है तो बीजेपी ये भी बखूबी जानती है कि पिछली बार नुसरत जहां, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद है वहां से, उनके खिलाफ सायंतन बासु को रखा गया था, लेकिन परास्त हो गए थे और नुसरत जहां ने बहुत बड़े मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस के खाते में ये सीट दर्ज की थी। अब संभव ये है कि किसी न किसी स्थानीय कार्यकर्ता को, जो कि बीजेपी पहले भी बंगाल में करती रही है,
जरूरी नहीं है किसी बड़े चेहरे को उतारा जाए, लेकिन संभव यह है किसी आंदोलन के ही बड़े चेहरे को उतार दिया जाए जमीन पर, जिससे कि पार्टी के लिए जिसने लड़ाई की है जी, वही चेहरा इस बार पार्टी के सामने भी हो। बिल्कुल। तो करीब 3.5 लाख वोटों के अंदर से बसीरहाट सीट नुसरत जहां टीएमसी की उम्मीदवार थी 2019 में, उन्होंने ये जीत दर्ज की थी और इस बार इसी बसीरहाट लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी संदेश खाली के जरिए कहीं न कहीं सियासी जमीन तलाशने की तैयारी में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर जानकारी सामने आई है। प्रत्याशियों के नाम तय करने से पहले बाकायदा होमवर्क किया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। मौजूदा सांसदों के काम का सर्वे कराया गया, अलग अलग नेताओं को बुलाया गया, उनसे फीडबैक लिया गया। नमो ऐप के जरिए भी जो सांसद हैं उनके काम की जानकारी ली गई है। जनता के बीच छवि कैसी है, जनता के बीच काम को लेकर फीडबैक क्या है, सबका ख्याल रखा गया है। एक सीट पर 4 चेहरों का चयन, चारों चेहरों के बारे में जानकारी ली गई। 3 नाम का पैनल कमेटी में रखा गया। मंथन के बाद ही प्रत्याशियों पर मोहर। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। मतलब अंकित, पूरी एक्सरसाइज की गई है उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए पार्टी के भीतर। रोमाना, और ये एक्सरसाइज अभी नहीं की गई है, ये पिछले 3-4 महीने से लगातार की जा रही थी। जब एक तरफ जो है विपक्षी जो संगठन है, जो इंडिया गठबंधन की बात करें, तो वो जहां पर जो है सीट शेयरिंग की लगातार बात कर रहा था, बैठकों की बात कर रहा था, तो वहां पर बीजेपी ने अपनी जो तैयारी शुरू कर दी थी। और जैसी हमारे पास में जानकारी है, बाकायदा अलग अलग सांसदों को, अलग अलग नेताओं को, अलग अलग जो सांसद हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको लोकसभा सांसदों के क्षेत्र में भेजा गया, अलग अलग जो है मंत्रियों के क्षेत्रों में भेजा गया और कहा यह गया कि आप फीडबैक लेकर के आइए कि जनता क्या सोचती है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, और उसके आधार पर बाकायदा फीडबैक लेकर के एक लिस्ट तैयार की गई थी। वहीं नमो ऐप के जरिए भी जानकारी हासिल की गई है और उन सबका आकलन करने के बाद ही अब प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हुई और अब फाइनल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।